नमस्कार, ऐसा देश हो मेरा में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले एक महीने से आप इस एपिसोड में जिस शख्स को देख रहे हैं, बजरंग मुनि आज फिर हमारे सामने हैं। और पिछले एक महीने से जो आप लोगों की जो जिज्ञासा आ रही है, आप लोगों की जो फ़ोन कॉल्स आ रही थी, या जिस तरह से उनके बारे में ये जानने की लोग कोशिश कर रहे थे कि ये अचानक से देश के सामने कौन इंसान है जो आया है और अलग अलग मुद्दों पर देश की जो तासीर है उससे एकदम अलग अपनी राय रखता है, और उसको लोग एप्रिसिएट कर रहे हैं। लोग उसको कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि ये एक ज़मीनी हल है उन मुद्दों का जिनको बहुत बड़ा कर दिया गया है। सबसे पहले आज हम आपका उनसे तारुफ कराएंगे, उनके बचपन से तारुफ कराएंगे, परिचय कराएंगे। आखिर उनके बचपन को, उनके जो उनका राजनीतिक जीवन है, वो उन सब के बारे में एक बार आपसे जानना चाहेंगे कि आप भी देश को अपने बारे में कुछ बताइए। कि मैं छत्तीसगढ़ में रामानुजगंज शहर का रहने वाला हूँ जी। मेरे पूर्वज तो जयपुर राजस्थान से आए थे, लेकिन मेरा जन्म रामानुजगंज का ही है, छत्तीसगढ़ में। मैं जब 14 वर्ष का था जी, तो मैं बालिग हो गया था। यद्यपि कानून के मुताबिक 21 वर्ष में बालिग होते हैं, अब 18 वर्ष में होते हैं। बालिग इन द सेंस? बालिग इन द सेंस कि मैं पूरा उस समय सब कुछ निर्णय करने लगा था, समझने लग गया था। यानी और परिवार की भी सारी जिम्मेवारियां, समाज के बारे में भी। 16 वर्ष का जब मैं हुआ तो मेरी शादी कर दी गई, ये मान करके कि ये तो एकदम बालिग हो गया है। फिर तो ऑफिशियली बालिग हो गए। मैं जब 17 वर्ष का जब था जी, तो मैंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की लोहिया जी के प्रभाव में आकर के, और मैंने नगर पालिका का चुनाव लड़ा दिया अपने लोगों को, और हम लोग नगर पालिका जीत गए। अब फिर मैं नगर पालिका का चेयरमैन चुन लिया गया वहाँ 17 वर्ष की उम्र में ही। 17 वर्ष की उम्र में ही मैं चुन लिया गया। और जब मैं तो ये जब मैं गया एसडीएम के यहाँ फार्म भरने, तो उन्होंने कहा कि तुमको तो वोटे देने का पावर नहीं है, तुम कहाँ से अध्यक्ष बन गए। बिल्कुल। तब मुझे पता चला कि 25 वर्ष तय है अध्यक्ष बनने के लिए, और जब 25 वर्ष का हुआ तब मैं नगर पालिका का चेयरमैन बना। मैंने ये घोषणा की थी अपने शहर में कि यदि मैं नगर पालिका का चेयरमैन बनूंगा तो अपने शहर में चोरी, डकैती, दादागिरी, गुंडागर्दी रोक के दिखा दूंगा। और मैं जब नगर पालिका में गया तो मेरे चीफ म्युनिसिपल में अफसर ने बताया कि सर आपको ये सब पावर नहीं है, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, आप कैसे कर सकते हैं। और तब मुझे लगा कि भाई हम तो गुलाम हैं, हमारे ऊपर एक सरकार है जो हमारा कार्य विभाजन करेगी, हम मालिक नहीं हैं। बिल्कुल। तब मुझे पहली बार ये मालूम हुआ कि हमारा मालिक तो भोपाल में बैठा हुआ है, जो कानून बनाता है, और हम उन कानूनों का पालन करते हैं। मैंने 1 वर्ष में ही त्यागपत्र दे दिया। फिर मैंने जनता से ये मांग की कि आप हमको वो पावर दीजिए कि जब हम कानून बना सकें। तो सन 75 में जेल चला गया, जेपी आंदोलन में 18 महीना जेल में रह गया, और जेल से छूटा तो वास्तव में मैं सरकार था। अर्थात मुझे बना दिया गया सत्ता पक्ष का जिला अध्यक्ष, और मेरे साथ 2 मिनिस्टर, केंद्र के मंत्री, प्रदेश के मंत्री, और प्रदेश का गृह मंत्रालय हम लोगों को दे दिया गया कि आप अपने प्रयोग करके दिखाओ। मुख्यमंत्री ने खुली छूट दी, एकदम जैसा आप चाहो वैसा प्रयोग करो। कौन सीएम थे उस समय? उस समय वीरेंद्र कुमार सकलेचा। तो उन्होंने खुली छूट दी, और हम लोगों ने सारी मेहनत की, पूरी ईमानदारी से मेहनत की सब लोगों ने। और हमारे सारे प्रयत्न से न तो हम अपने शहर की गुंडागर्दी दूर कर सके, न हम केंद्र सरकार में से श्रम का कोई लाभदायक कोई मार्ग बना सके, श्रम का मूल्य भी नहीं बढ़वा सके। केंद्र में श्रम मंत्री हमारे थे, एकदम हमारे साथी। और इस प्रकार से न हम भ्रष्टाचार में कमी करा पाए। तब 1984 में 25 दिसंबर को मैंने मान लिया कि सत्ता के माध्यम से समाज में कोई सुधार नहीं हो सकेगा, क्योंकि सत्ता तो समाज में समस्याएं पैदा करती है। जब उसकी नीयत ही खराब है तो समस्याएं तो पैदा होंगी ही। ये मैंने सब समझा। मैंने यह उस समय में समझा जब मैं सत्ता के साथ जुड़ा था। तब समझा कि समाज को तोड़ने के लिए सत्ता 8 प्रकार के साधनों का उपयोग करती है। तब मुझे यह समझ में आया
कि लोगों को धोखा देने के लिए राज्य 10 प्रकार के नाटक करता है। इन सबको मैंने खूब अच्छी तरह समझा और यह भी मैं समझा कि समाज टूट नहीं रहा है, समाज तोड़ा जा रहा है। परिवार व्यवस्था टूट नहीं रही है, तोड़ी जा रही है। और इस प्रकार के उन 25 दिसंबर 1984 को मैंने राजनीति छोड़ दी। यानी कौन सी ताकतें आपको इसके पीछे नजर आई? इसके पीछे पूरा राजनीतिक जो ढांचा है देश का, बिल्कुल, वो सारा का सारा राजनीतिक ढांचा समाज को तोड़ने में एकजुट है। परिवार से प्रधानमंत्री का क्या लेना देना? परिवार से प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो पूरा सिस्टम है वो प्रधानमंत्री कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम तो पूरा का पूरा जो गांव का एक छोटा नेता है, छुटभैया नेता, उसका प्रधानमंत्री से लेना देना है। ये पूरा नीचे से ऊपर तक का जो सिस्टम बना हुआ है, ये समाज को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये हम लोगों ने एक नतीजा निकाल लिया। जब आप रामानुजगंज के चेयरमैन बने, उस समय जो आपने वी आर द गवर्नमेंट, हम सरकार, ये कब की बातें हैं? ये 1965 की बात है। उस समय मैं चेयरमैन बना था 1965 में, और बाद में जो मैं बना। आपके पास तब ये भी आरोप आपके ऊपर लगा कि आप घूस लेते हैं, आप सरकार के खिलाफ काम करते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर 2000 में लगा, जब मैं दोबारा चेयरमैन बना। 1900 जब आप चेयरमैन जब दोबारा जब चेयरमैन बना तब घूस की बात आई। बिल्कुल, उस समय नहीं। उसके बाद मैंने संविधान पर रिसर्च किया, भारत की समस्याएं क्या हैं, कैसे सुलझेंगी, और हम लोगों ने एक संविधान का प्रारूप बनाया। और हम लोगों ने एक नतीजा निकाला कि भारत का लोकतंत्र प्रदूषित है, और उस लोकतंत्र को इस प्रकार से लोक स्वराज्य की दिशा में होना चाहिए। 4 नवंबर 1999 को हम इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि अगर लोकतंत्र को लोक स्वराज्य की दिशा दे दी जाए तो बहुत सी समस्याएं सुलझ सकती हैं। तो क्या उस स्वराज को जो है घूस लेने का भी राइट दे दिया जाए? उसके बाद मैंने प्रयोग किया, और तब मैं नगर पालिका का चेयरमैन फिर से चुना गया वहाँ। बिल्कुल। और तब मैंने जाकर के वहाँ ये कहा कि मैं नगर पालिका ऑफिस में नहीं जाऊँगा। रामानुजगंज की जनता शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे नगर पालिका कार्यालय में बैठकर, चाहे 10, 20, 50, 100, 200 जितने भी लोग आवे, सब बैठे, वो मालिक हैं। बिल्कुल। वे लोग बैठ करके जो फैसला करेंगे वो कानून मान लिया जाएगा। हम तो केवल सिग्नेचर करेंगे। मैं तो केवल दस्तखत मात्र करूंगा, इसके अलावा मैं नहीं करूंगा, और मैं कार्यान्वित करा दूंगा क्योंकि मैं तो चेयरमैन हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारे शहर के लोगों ने ये निर्णय कर लिया कि चोरी, डकैती, दादागिरी, गुंडागर्दी अब नगर पालिका रोकेगी, क्योंकि पुलिस नहीं रोक पा रही है। बिल्कुल। तब हम लोगों ने अपनी पुलिस भर्ती कर ली, और चोरी, डकैती, दादागिरी, गुंडागर्दी रोकने के लिए हम लोगों ने अपने जिम्मे ले लिया। हम चोर पकड़ते थे तो पुलिस को देते थे, न्यायालय में चोर को सजा दिलवाते थे, नगर पालिका अपना वकील खड़ा करती थी। और इस प्रकार से हम लोगों ने सारा कुछ करके दिखाया। एक बार तो मेरे ऊपर सरकार ने आरोप लगा दिया कि ये नक्सलवादी हैं। एक बार उन्होंने कह दिया कि ये समानांतर सरकार चला रहे हैं हाई कोर्ट में जाके, और मैंने कहा कि हम सरकार हैं, आप हमारे प्रतिनिधि हो, आप अपने को सरकार नहीं कर सकते हो। यदि आप सरकार कहोगे तो आप समानांतर सरकार चला रहे हैं, हम नहीं। न्यायालय ने तो सीधा कहा कि यदि इन्होंने कोई कानून जब तक नहीं तोड़ा है तब तक आप इनको कुछ नहीं कह सकते हो, क्योंकि ये तो सरकार है ही। न्यायालय ने भी माना कि जनता सरकार है, और चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वे सरकार के प्रतिनिधि हैं, सरकार नहीं। ये न्यायालय ने भी माना। आपको कभी ये लगा कि आपने जो तर्क न्यायालय के सामने रखे, उनसे न्यायालय अपनी जो उसकी पहले से गठित परिभाषाएं थी उनको उसने फिर से पुनर्भाषित किया? कुछ नहीं। न्यायालय ने मुझे मुक्त कर दिया सब आरोपों से, और न्यायालय ने फिर कहा कलेक्टर को कि तुमने गलत किया है, और कलेक्टर पर फिर हम लोगों ने मुकदमा किया। उसमें कलेक्टर पर 55,000 रुपये फाइन हुआ इन मुद्दों पर कि आपने किसी निर्दोष आदमी के ऊपर ये आरोप लगा दिए, और वो अभी अपील में वो प्रकरण 55,000 का चल रहा है। तो इस तरह हम लोगों ने पूरी एक व्यवस्था बनाई वहाँ,
और 2005 तक के प्रारंभ तक हम लोगों ने करके दिखा दिया कि अगर लोकतंत्र की परिभाषा लोक नियुक्त तंत्र से लोक नियंत्रित तंत्र कर दी जाए तो समाज की समस्याएं सुलझ सकती हैं। उसको हम लोगों ने अपने शहर में लागू करके दिखा दिया। लोग सरकार को नियंत्रित करें, न कि नेता। न कि नेता। हमारा प्रतिनिधि जो है वो हमारा मालिक नहीं हो सकता है। ये हम लोगों ने वहां प्रयोग करके दिखा दिया। उसके बाद मैं आ गया दिल्ली। और दिल्ली जब आया, यही मैं आपसे जानना चाहता था कि अनुसंधान की जो आपकी जीवन की दिशा है, अनुसंधान करने का जो आपका वो कब से और कैसे शुरू हुआ? मैंने वो 1984 से मैंने, वैसे तो मैं बचपन से ही विभिन्न विषयों पर रिसर्च करता रहता था, लेकिन प्रारंभ में मैं राजनीति के माध्यम से, सत्ता के माध्यम से समाज की समस्याओं का समाधान करने में लगा रहा। उसके नजदीक आए सत्ता के माध्यम से। और बाद में मुझे 1984 में ये पता चला कि सत्ता से समस्याएं समाज की नहीं सुलझ सकती हैं। वास्तव में तो समाज को ही आगे आकर सत्ता पर नियंत्रण करना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता की नीयत खराब हो गई है। ये हम लोगों ने एक नतीजा उस समय निकाला और उस नतीजे के आधार पर हम लोगों ने ये सारा कार्य उस समय जो 2008 दिल्ली में रह करके जो रिसर्च किया। यहाँ मेरी अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, ये हम लोग एक टीम में थे, सब लोग मिलकर के। यहाँ हम लोग सब सोचते थे। जब यहाँ मैं आया तो मेरा चिंतन तो बंद हो गया और पॉपुलैरिटी मेरी बढ़ने लग गई। बिल्कुल। हम आपसे जो है अभी आपको थोड़ा थोड़ा अंदाजा आने लगा होगा कि बजरंग मुनि जो सरगुजा के जंगलों में वहां पर एकदम शुद्ध वातावरण में बैठकर जो चिंतन मंथन करते हुए और वहां पर व्यवस्था परिवर्तन का जो प्रयोग उन्होंने किया, वो फिर दिल्ली आ गए। दिल्ली में किस तरह से उनका काम आगे बढ़ता है, हम उस पर आपसे जानना चाहेंगे। तो मैं जब दिल्ली आया 2005 के शुरू में, बिल्कुल, तो दिल्ली आकर के मैंने लोकतंत्र की परिभाषा लोगों को बतानी शुरू की और जो कुछ भी रिसर्च में मैंने प्राप्त किया था वो बताना शुरू किया यहाँ। तो मेरी पॉपुलैरिटी तो बढ़ती चली गई और चिंतन बंद हो गया यहाँ, क्योंकि वहाँ के जंगलों में बैठ करके मैं जितने गंभीर विषयों पर नए नए निष्कर्ष निकालता था गंभीरता के साथ, हाँ, यहाँ वो मुझे समय नहीं मिलता था। आगे मेरा सोच बंद हो गया और मैं एक घुटन महसूस करने लगा कि वास्तव में यदि चिंतन ही बंद हो गया तो पॉपुलैरिटी कोई बड़ी अच्छी बात तो नहीं होगी समाज के लिए। अरे पॉपुलैरिटी तो साधारण साधारण लोग भी प्राप्त कर ले रहे हैं, मुझे तो वास्तव में चिंतन करने की आवश्यकता है। और 2008 आते आते तक मैंने वानप्रस्थ घोषित कर दिया अपने आप को कि अब मैं वानप्रस्थ ले रहा हूँ, मेरा चिंतन तो यहाँ पूरा हो गया, अब यहाँ से आगे मैं नहीं जाऊँगा और मैं लौट जाऊँगा सरगुजा। तो मैं यहाँ से लौट गया 25 दिसंबर 2008 को फिर से रामानुजगंज। अब स्थिति यह है कि यहाँ हमारे निकट के जो परिचित थे उनमें अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी वगैरह, ये सब सारे लोग, इनकी पूरी टीम भी हमारे साथ थी। और मैं जब वहाँ लौट गया तब फिर ये लोग रामानुजगंज गए और रामानुजगंज बैठ करके हम लोगों ने आगे क्या होना चाहिए उस पर पूरी चर्चा की, योजना बनाई कि एक आंदोलन इस प्रकार का खड़ा होना चाहिए। तो वो अन्ना मूवमेंट जो है उसी के गर्भ से निकला, ऐसा आपको अंदाजा नहीं? मुझे ऐसा कहने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अन्ना का जो मूवमेंट है उस मूवमेंट की रूपरेखा पर वहाँ चर्चा हुई थी। यद्यपि अन्ना हजारे तब तक इस टीम से जुड़े नहीं थे। तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया और हम लोग बैठ करके 5-7 लोगों ने ये विचार किया था कि कोई न कोई मूवमेंट इस प्रकार का होना चाहिए जो लोक को सशक्त करे और तंत्र पर अंकुश लगावे। तो वहां बैठ करके राइट टू रिकॉल पर आंदोलन करने की बात हुई थी कि 3 मुद्दों पर हम लोगों को आंदोलन शुरू करना चाहिए। राइट टू रिकॉल, ग्राम सभा सशक्तिकरण और संसद से संविधान की मुक्ति। संविधान की मुक्ति, संविधान से मुक्ति नहीं। वर्तमान समय में जैसे हम लोग ऐसा मानते थे उस समय भी कि वर्तमान जो संविधान है
इसको संसद ने दाएं हाथ में तो लेकर के ढाल बना रखा है और बाईं मुट्ठी में कैद करके रखा है। जब चाहे तब ये संशोधन कर दें संविधान में, ये कैसे हो सकता है? 1900 ये बीमारी कब से शुरू हुई वो आपको नहीं मालूम है अब तक कि संविधान कैसे इनकी मुट्ठी में गया। 1951 में उस समय बड़े प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे, तो लोहिया जी भी बड़े भारी नेता थे और सारे लोग, बड़े बड़े नेता, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ये सब तो थे उसमें राजनीति में। तो उस समय कोई अकेले नेहरू तो थे नहीं, अंबेडकर भी थे। उस समय की संसद ने एक कानून बनाया था जिस कानून को सुप्रीम कोर्ट ने 1951 में खारिज कर दिया कि यह कानून अवैध है। तो हमारी संसद ने 1951 में संविधान संशोधन करके उस कानून को वैध घोषित कर दिया। और सबसे आपको आश्चर्य की बात ये बताएं, कौन सा, क्या कानून? ये कानून कोई जमीन संबंधी था। अब मैं आपको जो आश्चर्य की बात बता रहा हूं कि जब हमारे राजनेताओं को ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट इस संशोधन को भी अवैध घोषित कर सकता है, संविधान संशोधन को, तो इन लोगों ने एक संशोधन कर दिया कि यह जो संविधान संशोधन है यह न्यायिक समीक्षा से बाहर रहेगा। कितना बड़ा उस समय ये घपला हुआ, सोचिए आप, कि न्यायिक समीक्षा से ये बाहर रहेगा। अब न्यायालय उसमें उस समय कुछ नहीं कर सकता था। ये अलग बात है। कर दिया गया। हाँ, क्योंकि बाहर कर दिया गया, उसके न्यायालय के पूरे पंखी कतर दिए गए, उसको तो एक पिंजड़े में बंद कर दिया गया। यह अलग बात है कि अब जब से ये लोग नेता लोग कमजोर हुए हैं थोड़े से, अब तब न्यायालय ने फिर 2007 में ये पास किया कि हम समीक्षा कर सकते हैं किसी भी कानून की समीक्षा। जो नवीं अनुसूची में जो डाल दिए गए कानून हैं उनकी भी हम विशेष परिस्थितियों में समीक्षा कर सकते हैं। लेकिन ये 2007 में हुआ है। 1951 से ये लोग मनमानी करते रहे संविधान में कि जो चाहे सो संशोधन कर दें। और तब हम लोगों ने, जब हमारे मित्रों का ये राय थी अरविंद जी वगैरह की कि भाई कोई लोकप्रिय मुद्दा उठाना चाहिए। अब मेरा सुझाव था कि जयप्रकाश जी ने लोकप्रिय मुद्दा उठाया था तो उलझ गए थे, आप भी उठाओगे तो उलझ जाओगे। और आखिर वही हुआ। इन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मैं भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाने के पक्ष में नहीं था, लेकिन ये लोग उठाए तो हम लोगों ने सबने साथ दिया। आपका मुद्दा क्या था? हमारा मुद्दा था राइट टू रिकॉल, अपने ग्राम सभा सशक्तिकरण, संविधान की मुक्ति, तंत्र पर किसी न किसी तरह का अंकुश लगना चाहिए। ये 3 मुद्दे हमारे थे और इनका मानना ये था कि एक बार हम किसी लोकप्रिय मुद्दे पर सामने आकर इन 3 मुद्दों पर आ जाएंगे तुरंत। बिल्कुल ऐसा हुआ भी। लेकिन ऐसा इन्होंने प्रयास भी किया। ऐसा हुआ भी। हाँ, ऐसा हुआ नहीं, इन्होंने प्रयास किया, लेकिन तंत्र इतना चालाक है, उसको आप वो इनको इन मुद्दों पर आने ही नहीं दे रहा है, वहीं उलझा दे रहा है उसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि क्लियर तो है नहीं बात। उस प्रयास को तो छोड़िए, जो बाकी जिस पर लेकर चले हैं उस पर भी वो ठीक है। हाँ, तो वो नहीं, इधर आने नहीं दे रहे हैं वो तो इस प्रकार से ये योजना आगे नहीं बढ़ पाई। और तब हम लोगों की एक योजना बनी वहीं बैठ करके अरविंद जी वगैरह के साथ कि हम ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से, जिस पर पीछे चर्चा भी हो चुकी है आपके इसी जगह पर, बिल्कुल बिल्कुल हमने किया। तो ग्राम सभा सशक्तिकरण के माध्यम से हम नीचे से भ्रष्टाचार को रोकने की मुहिम चला रहे हैं और आप ऊपर से शुरू करिए। हम नीचे से लोक स्वराज्य लाने का काम कर रहे हैं, आप ऊपर से करिए। और दोनों हम लोग इस प्रकार से आगे बढ़ें कि बीच में ये भ्रष्ट लोग भी और तंत्र से जुड़े जो लोग हैं इनकी ताकत घटती चली जाए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने उस समय जो प्रयास किया यहाँ उस प्रयास से एक भूख समाज के अंदर पैदा हुई लोक स्वराज्य के प्रति। हमारा कोई आंदोलन नहीं था, कोई मुहिम नहीं थी, कोई संगठन नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। हम तो समाज के अंदर एक भूख पैदा मात्र कर आपने बात की है कि आप नीचे से आपने मूवमेंट को शुरू किया है, लोक स्वराज को शुरू किया है। कितने गांव में अभी तक आप गए हैं जहां पर आपने ग्राम सभा सशक्तिकरण की कुछ बात
वहाँ वहाँ अभी हम 130 गांवों में तो पूरी ताकत लगाकर कंसंट्रेट कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम वहाँ लगी हुई है। 130 गांवों में हम लोग सितंबर 2012 तक हम देश भर के लोगों को बुला करके बताएंगे कि भाई देखिए, यदि ग्राम सभा सशक्तिकरण हो जाएगा तो नई समाज रचना हो जाएगी। आपको क्या लगता है ये जो 130 गांव है ये कितने वक्त में एक मॉडल के तौर पर सामने आ सकते हैं? नहीं, अभी तो हम लोगों ने 6 महीने से काम शुरू किया है। कुछ असर दिख रहा है? हाँ, और सितंबर तक हम लोग फाइनल घोषित कर देंगे। 1 वर्ष के समय में, क्योंकि बहुत तेजी से काम हो रहा है, तो 1 वर्ष में हम यह निश्चित हो जाएंगे कि हमारे इन 130 गांवों में भ्रष्टाचार पर अंकुश लग गया है। बजरंग मुनि का आंदोलन नीचे से चलेगा, अन्ना हजारे का आंदोलन ऊपर से चलेगा, बीच में कहीं टकराएगा तो नहीं? नहीं, दोनों टकराने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है ना। हम तो, क्योंकि बीच में जो तंत्र है, हम दोनों, जब ये तंत्र समाप्त होगा, हट जाएगा, तब तो हमारी टक्कर होगी। हम नीचे से जा रहे हैं, असली लड़ाई हाँ, तो हम नीचे से जा रहे हैं, वो ऊपर से आ रहे हैं, बीच में तंत्र है। तो हम लोगों का उद्देश्य तो इस तंत्र पर अंकुश लगाना है, तंत्र को कमजोर करना है। हमारा तो मात्र इतना ही उद्देश्य है। आप अच्छा विचार करिए ना, एक खुद ही विचार करने की जरूरत है कि भारत में लगातार मांग उठ रही है, संसद सर्वोच्च है। भारत में लगातार कहा जा रहा है मजबूत न्यायपालिका चाहिए, सशक्त न्यायपालिका। लगातार मांग की जाती है कि सशक्त प्रधानमंत्री चाहिए। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री सशक्त चाहिए, संसद सशक्त चाहिए, न्यायपालिका सशक्त चाहिए, किससे ये लोग सशक्त होना चाहते हैं? ये तीनों मजबूत होना चाहते हैं, तो किससे? तो बचा तो लोक। बिल्कुल बिल्कुल। तो सच बात यह है कि ये तीनों मजबूत होना चाहते हैं लोक से, समाज से, जनता से। बिल्कुल, ये हम लोग नहीं होने देना चाहते हैं। हमारा कहना है कि नहीं, लोक सर्वोच्च है, सबसे मजबूत है। हमको प्रधानमंत्री, आप कह रहे हैं मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। हमें आप एक सवाल का जवाब दीजिए, लोक अगर शासन चलाने लगेगा तो सरकार क्या करेगी? लोक शासन नहीं चलाएगा। शासन तो लोक की व्यवस्था के लिए जो एक राज्य को जो अधिकार दिए जाते हैं, तो लोक तो शासन करेगा नहीं। शासन तो राज्य करेगा, लेकिन जो राज्य जो शासन करेगा, लोक उस पर अंकुश रखेगा। लोक को के अंदर राज्य उतना ही हस्तक्षेप करेगा जितना लोक उसे पावर देगा। नहीं तो अच्छा, तो राज्य क्या मालिक हो जाएगा? हम शासन की बात नहीं कर रहे हैं कि लोक शासन करेगा, बिल्कुल, लेकिन लोक का अंकुश तो शासन पर होना चाहिए। यही तो लोकतंत्र की परिभाषा है। और इस पर अगर हम लोग इस प्रकार से नहीं चलेंगे, अब आप जरा सोचिए, हमारे तंत्र ने इशारा नहीं समझा। भारत की जनता कमजोर प्रधानमंत्री चाहती है, और ये लोग कहते हैं हमको मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। हर नेता, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी का नेता हो, सब कहते हैं कि मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए। और भारत की जनता ने इशारा क्या किया था, तो आपने देखा होगा, कई किन्नरों को चुनकर भी भेजा, कई किन्नरों को चुन करके भी उन्होंने इशारा किया जनता ने कि अगर किन्नर चला जाएगा तो हमारा सम्मान कम से कम बचा रहेगा, हम गुलाम नहीं होंगे। इनको इशारा समझना चाहिए कि भारत की जनता क्या चाहती है। मजबूत प्रधानमंत्री, मजबूत न्यायपालिका, ये सब बातें जो हैं, ये गुलाम बनाने की बातें हैं। कौन कमजोर किसको बनाना चाहते हैं? तो समाज को। ये बात बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए किसी भी प्रकार से। और तब मैं यहाँ से लौट करके जब वहाँ गया रामानुजगंज में, तब हम लोगों ने ग्राम सभा सशक्तिकरण का जो पूरा कार्य वहाँ शुरू किया। अब वह कार्य हमारा सफलतापूर्वक चल रहा है। आगे क्या योजना है? आगे हमारी तो योजना ये है कि ग्राम सभा सशक्तिकरण का कार्य तो चलता रहेगा जी, लेकिन एक रामानुजगंज से सारे हिंदुस्तान का और सारी दुनिया का तो कोई परिवर्तन नहीं हो जाएगा। वो तो एक रोल मॉडल की तरह है। तो वो तो एक दिखाने के लिए एक मॉडल है कि भाई ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा। तब हम लोगों की योजना बनी
कि अब समूचे भारत में जहां तक हम जा सकते हैं उतने क्षेत्रों में जा करके विचार मंथन होना चाहिए। और तब हम विचार मंथन के लिए निकले। अभी जो हम बाहर निकले हैं या आज हम आपके यहाँ भी स्टूडियो में आए हैं, तो इस हिसाब से उस यात्रा के दौरान आए हैं कि जो हम लोगों ने वहाँ 8 नवंबर से जो यात्रा शुरू की और सारे देश को लोक और तंत्र के क्या संबंध होने चाहिए, लोकतंत्र की क्या परिभाषा होनी चाहिए, ये सारा जो मुद्दा हम लोगों ने उठाया, वो मुद्दा, उस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम 1.5 महीने के लिए, करीब 1.25-2 महीने के लिए निकले हैं। 25 दिसंबर को हम रामानुजगंज लौटेंगे और फिर वहां पर ग्राम सभा के जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों के साथ उन लोगों का एक सम्मेलन आहूत करके उस स्थिति का हम लोग अध्ययन करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए, बैठ करके तय करें। और बजरंग मुनि की यात्रा शुरू हो चुकी है और ये यात्रा जो है, इस यात्रा में विचार मंथन का क्या असर होता है, विचार मंथन का सरकार पर, देश पर और समाज में क्या असर पड़ता है, इस पर हम अगले हफ्ते आपसे फिर एक बार उनके साथ रूबरू होंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।